नमस्कार, हमारे खास शो स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। आज हम पेश करने जा रहे हैं देश की कुछ खास और अहम खबरें। और आज हम सबसे पहले बात करेंगे यूपी में छिड़ा पोस्टर वार, किसे फायदा किसे नुकसान की। वहीं बिहार में नीतीश के लौकुश यानी कुर्मी कोरी समीकरण की पलट रही बाजी पर हमारी खास रिपोर्ट देखिए। और चलते चलते बात सहारनपुर की शिवालिक पहाड़ियों के बीच स्थित सिद्धपीठ मां शाकुंभरी देवी मंदिर के महत्व की हम बात करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। तो स्पेशल रिपोर्ट में पहली अहम रिपोर्ट की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के साथ ही देश के कई राज्यों में आई लव मोहम्मद का विवाद काफी तूल पकड़ गया है। न सिर्फ यूपी बल्कि उत्तराखंड, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों जैसे उन्नाव और बरेली, कौशाम्बी, लखनऊ, महाराजगंज, इस मामले में प्रदर्शन, इन जिलों में प्रदर्शन हो चुके हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। पोस्टर वॉर, किसे फायदा किसे नुकसान। यूपी में आई लव मोहम्मद कैंपेन से जुड़े विवाद के संदर्भ में किसे फायदा और किसे नुकसान हो सकता है, इस पर सियासी गलियारों में मंथन चल रहा है। आपको बता दें, यह विवाद कानपुर से शुरू हुआ जब बारावफात के जुलूस के दौरान आई लव मोहम्मद लिखे बैनर लगाए गए, जिस पर कुछ हिंदू संगठनों ने आपत्ति जाहिर की। इसके बाद ये मामला पूरे यूपी और देश के कई हिस्सों में फैल गया और इसके जवाब में आई लव मोहम्मद, आई लव योगी, आई लव बुलडोजर जैसे पोस्टर भी लगाए गए, जिससे प्रदेश में पोस्टर वॉर शुरू हो गई। क्या यूपी की सियासत में अखिलेश यादव के पीडीए की कार्ड बीजेपी को आई लव मोहम्मद कैंपेन के तौर पर मिल गया है? दरअसल पिछले कुछ दिनों में आई लव मोहम्मद कैंपेन को लेकर मुद्दे के बजाय एक ट्रेंड बना दिया गया है, और ट्रेंड भी ऐसा जिसने यूपी की सियासत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अचानक ही वह मुद्दा थमा दिया, जिसने योगी को एंग्री योगी बना दिया और मुख्यमंत्री खुलकर अब हिंदुत्व की पिच पर उतर आए हैं। आपको बता दें कि ये विवाद बीजेपी को अपने मुख्य हिंदुत्व एजेंडे को मजबूत करने का मौका दे सकता है। खासकर त्योहारों के समय मुख्यमंत्री का कड़ा रुख कानून व्यवस्था बनाए रखने और तुष्टीकरण नहीं का संदेश देकर बहुसंख्यक वर्ग के समर्थन को संगठित कर सकता है, जबकि सपा मुस्लिम समुदाय के अधिकारियों के समर्थन में बयान देकर इस वर्ग के वोटों को एकजुट करने की कोशिश कर सकता है। इस प्रकार की अराजकता को कतई स्वीकार नहीं करेगी, कतई स्वीकार नहीं करेगी। और जिसने भी कानून को हाथ में लेने का प्रयास किया, जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा, उसको हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। इतना पर्याप्त होगा उसके लिए। यह अराजकता स्वीकार्य नहीं। कुछ चंद लोगों को माहौल खराब करने की छूट नहीं देनी चाहिए। याद रखना होगा, वे जितना सोचते हैं उससे ज्यादा हमारी पहले से तैयारी रहती है, और जब भी दुस्साहस करेंगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण का खतरा। अगर ये मामला हिंदू बना मुस्लिम रंग लेता है तो उसका सीधा नुकसान सपा और अन्य विपक्षी दलों को हो सकता है, क्योंकि विपक्षी दलों को हिंदू वोटों के और भी दूर जाने का खतरा है। सामाजिक ताना बाना बिगड़ सकता है, समुदायों के बीच अविश्वास और तनाव बढ़ सकता है, जिससे सद्भाव को गंभीर क्षति पहुंचेगी। जुलूस निकालने या नई परंपरा शुरू करने के आरोप में कई लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। सियासी जानकारों का मानना है कि अगर ये मुद्दा चल निकला तो पीडीए की हवा निकल जाएगी, क्योंकि नवरात्र के समय आई लव मोहम्मद कैंपेन का कम से कम मुख्यमंत्री के लिए तो सियासी तौर पर सबसे मुफीद बन गया है। बरेली में आई लव मोहम्मद प्रदर्शन के बाद समाजवादी पार्टी कुनबे से आवाज आई कि अब लखनऊ में आई लव मोहम्मद की भीड़ का सैलाब आएगा, पुलिस वाले अपनी गोलियां तैयार रखना। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से इस मुद्दे पर मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ खुलकर अपनी भड़ास निकाली, साथ ही मौलाना की गिरफ्तारी और उनके करीबियों पर जैसे कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई चल रही है, उसने प्रदेश में योगी के नए तेवर को सामने रख दिया है। योगी ने मौलाना को सबक सिखाने
और डेंट पेंट करने की बात कही, इसके बाद से पूरा माहौल गर्मा गया है। ये मौका भी ऐसा है जब नवरात्रि चल रही है। दूसरी तरफ आई लव मोहम्मद का कैंपेन मुस्लिम इलाकों में जोर पकड़ रहा है। मौलाना बाहर निकलकर प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रशासन और पुलिस के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं और इस बीच योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे को हिंदुत्व बनाम मुस्लिम कट्टरपंथ बना दिया है। इससे लोग हिंदू बनाम मुस्लिम के बजाय हिंदुत्व बनाम पीडीए का नाम दे रहे हैं। पर्व और त्योहारों के दौरान आपने देखा होगा, जब भी पर्व और त्योहार आते थे उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों के, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर, हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है ये? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर, 17 के पहले यही होता था। और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के बयानों ने एक तरीके से विपक्ष समेत मुस्लिम नेताओं और मौलानाओं को सख्त संदेश भेज दिया है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी ने आई लव मोहम्मद का कैंपेन चलाने वालों का चंड मुंड करार दिया, जिस तरीके से ये कह दिया कि हिंदुओं के पवित्र दिनों में जो कोई जबरन माहौल खराब करने की कोशिश करेगा उन्हें ही भाषा में जवाब दिया जाएगा, ये सब सियासी संदेश है। दरअसल समाजवादी पार्टी के लिए दुविधा की स्थिति बन गई है कि आई लव मोहम्मद के कैंपेन पर तो वे अपनी बात रख रही है, लेकिन उन्हें भी मालूम है कि ये मामला अगर ज्यादा तूल पकड़ा तो ये हिंदू बनाम मुस्लिम हो सकता है, खासकर जब समय नवरात्र का हो। ऐसे में एक छोटी सियासी गलती भी सपा को भारी पड़ सकती है। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तेवर से तो साफ लग रहा है कि वह इस मुद्दे को तब तक खींचते रहेंगे जब तक कि यूपी पूरी तरीके से हवा ना हो जाए। वह अखिलेश यादव चाहेंगे कि ये आई लव मोहम्मद का मामला जल्द से जल्द शांत हो जाए। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक अहम ब्रेक का है। ब्रेक के बाद अगली रिपोर्ट का रुख करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो स्पेशल रिपोर्ट में बात अगली हम रिपोर्ट की करेंगे। बिहार में नीतीश कुमार ने लालू यादव को सत्ता से बेदखल करने के लिए 2 दशक पहले लौकुश यानी कुर्मी कोरी समीकरण का दांव चला था। नीतीश का लौकुश फॉर्मूला हिट रहा, जिसके सहारे उन्होंने लालू यादव को बिहार की सियासत में हांसी पर पहुंचा दिया। बहरहाल पिछले कुछ सालों में नीतीश की लौकुश केमिस्ट्री बिगड़ गई है, जिसके चलते एनडीए के लिए सत्ता पर विराजमान रहना आसान नहीं है। ये खास रिपोर्ट देखिए। क्या है नीतीश की लवकुश कुर्मी कोयरी समीकरण? इस समीकरण ने नीतीश कुमार को बिहार की सत्ता में एक मजबूत आधार प्रदान किया, खासकर पिछड़े वर्ग में। कुर्मी और कोयरी जातियां बिहार में एक बड़ा और महत्वपूर्ण पिछड़ा वर्ग वोट बैंक बनाती है। इन दोनों समुदायों को एकजुट करके नीतीश को लंबे समय तक मुख्यमंत्री बनाए रखने में मदद करती है। यही समीकरण मुख्य रूप से लालू प्रसाद यादव के मुस्लिम यादव समीकरण को चुनौती देने और उनका मुकाबला करने के लिए बनाया गया था। लवकुश समीकरण ने नीतीश कुमार को 2005 में सुशासन और विकास के अपने एजेंडे के साथ सत्ता में आने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हालांकि इस समीकरण में कुछ दरारें आईं, खासकर जब कोहरी समुदाय के कुछ नेता जैसे उपेंद्र कुशवाहा या सम्राट चौधरी अन्य दलों के साथ गए।
इससे इस समीकरण को साधने की कोशिशें अन्य दलों द्वारा भी की जाती रही है। नीतीश से क्यों दूर होते गए कुश यानी कोयरी? नीतीश के लव कुश समीकरण में लव यानी कुर्मी अभी जेडीयू के साथ मजबूती से खड़ा है, लेकिन कुश यानी कोयरी दूर हुआ है। नीतीश के फॉर्मूले में पहला झटका 2020 के चुनाव में लगा और 2024 में कोयरी समाज का बड़ा हिस्सा आरजेडी अपने साथ जोड़ने में सफल रही। इसके चलते बीजेपी और जेडीयू को नुकसान उठाना पड़ा। लालू यादव के एमवाई मुस्लिम यादव समीकरण के सामने नीतीश ने लव कुश यानी कुर्मी और कोयरी समीकरण का दांव चलाया। नीतीश कुमार खुद कुर्मी समाज से आते हैं और उन्होंने कोयरी समाज के कई बड़े नेताओं को पहल अपने साथ जोड़ा। नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में 2.5 दशक पहले कुर्मी और कोयरी समाज की बड़ी रैली की थी, जिससे लव कुश का नाम दिया था। बता दें कि यह पहली बार था जब नीतीश कुमार ने लालू यादव के सामने खुद को स्थापित करने के लिए खुली चुनौती दी थी। कुर्मी कोयरी का टूटता समीकरण। बिहार में सत्ता की कमान नीतीश कुमार के हाथों में होने के चलते कुर्मी उनके साथ जुड़ा रहा, लेकिन कोयरी वोट दूर हुआ। 2020 के चुनाव में 16 कुशवाहा विधायक जीते थे, जिसमें भाजपा के 3 विधायक, जेडीयू के 4 विधायक थे, जबकि आरजेडी के 4 विधायक और वामपंथी दलों से 5 विधायक जीत कर आए। इस तरह से पहली बार था कि एडीए से ज्यादा कुशवाहा विधायक महागठबंधन से जीते थे। बिहार में बीजेपी का लवकुश दांव। बीजेपी ने धर्मेंद्र प्रधान, केशव मौर्य और सीआर पाटिल को जिम्मेदारी सौंपी है। यह सिर्फ संगठनात्मक बदलाव भर नहीं, बल्कि बिहार के सियासत के लिए बड़ा सियासी संदेश है। बीजेपी के इस निर्णय के पीछे साफ तौर पर जातीय संतुलन साधने की रणनीति है। धर्मेंद्र प्रधान ओबीसी समाज की कुर्मी जाति से आते हैं, तो केशव प्रसाद मौर्य भी ओबीसी की कोयरी जाति से हैं। सीआर पाटिल पर मराठा समाज से ताल्लुक रखते हैं, तो मूल रूप से खेती करने वाली कुणबी जाति के तहत आती है। कुर्मी कोयरी वोटों को कितना साथ पाएगी बीजेपी की तिकड़ी? बीजेपी ने धर्मेंद्र प्रधान, केशव प्रसाद मौर्य और सीआर पाटिल के जरिए बिहार में कुर्मी कोयरी यानी लव कुश समीकरण साधने पर अपना फोकस किया है। इसके अलावा भाजपा ने कोयरी समाज से आने वाले उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पहले से आगे कर दिया। भाजपा का सियासी मकसद साफ है कि नीतीश के भरोसे पर सब नहीं छोड़ना जा सकता है, क्योंकि 2020 और 2024 में आरजेडी सेंधमारी करती नजर आई थी। बिहार में नीतीश के बिगड़े लवकुश समीकरण को विधानसभा चुनाव से पहले दुरुस्त करने के लिए भाजपा ने अपने लवकुश को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। भाजपा ने बिहार चुनाव के लिए धर्मेंद्र प्रधान को प्रभारी, केशव प्रसाद मौर्य और सीआर पाटिल को बिहार का सह प्रभारी बनाया है। ऐसे में सवाल उठता है कि भाजपा नेताओं ये तिकड़ी क्या कुर्मी कोयरी वोटों को साधे रखने में सफल हो पाएगी? क्या गुल खिलाएगी बीजेपी की तिकड़ी? जेडीयू के सामने कोयरी कुर्मी वोटों को साधने की चुनौती है, जिसकी कमान नीतीश कुमार खुद संभाल रहे हैं। इसके बाद भी भाजपा ने धर्मेंद्र प्रधान, केशव प्रसाद मौर्य और सीआर पाटिल की तिकड़ी उतारी, क्योंकि आरजेडी का पूरा फोकस कुशवाहा वोटों पर है। भाजपा ने इस बात को समझते हुए खुद मोर्चा संभाल लिया है और अपने दिग्गज नेताओं की फौज उतारी है। धर्मेंद्र प्रधान ओबीसी समाज से आते हैं। यह वही वर्ग है जिसे नीतीश कुमार का कोर वोट बैंक माना जाता है। भाजपा को उम्मीद है कि प्रधान की सामाजिक पृष्ठभूमि और रणनीति कौशल से एनडीए को सीधा फायदा मिलेगा।
केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं और भाजपा के एक प्रमुख ओबीसी चेहरा हैं। 2017 के यूपी चुनाव में भाजपा के केशव मौर्य को आगे करके शाक्य सैनिक कुशवाहा और मौर्य को अपने सियासी पाले में करने में सफल रही है। अब इस दाव को बिहार के रण में आजमाने के लिए उन्हें उतारा है। केशव की काबिलियत संगठन को जमीन से जोड़कर धरातल पर मजबूत करने की रही है। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति जाति समीकरण के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। ओबीसी में कुशवाहा, कोइरी, कुर्मी, यादव, मल्लाह जैसे जातियां चुनावी समीकरण को प्रभावित करती हैं। धर्मेंद्र प्रधान, केशव प्रसाद मौर्य और CR पाटिल की यह तिगड़ी सिर्फ नामों का सहयोग नहीं बल्कि भाजपा की बिहार चुनाव में नई रणनीति है। एक और उसमें जातीय संतुलन, दूसरी ओर संगठन नियंत्रण और केंद्रीय तालमेल का मिश्रण है। भाजपा इस तिगड़ी के जरिए ही अब लव कुश समीकरणों को संतुलित करने की रणनीति पर अमल कर रही है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात अगली रिपोर्ट की करेंगे। शिवालिक पहाड़ियों के बीच स्थित 51 सिद्धपीठ में से एक सिद्धपीठ मां शाकुंभरी देवी मंदिर परिक्षेत्र में शारदीय नवरात्रि के मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। आपको बता दें कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर यहां मुकम्मल व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं से श्रद्धालु गदगद नजर आ रहे हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। जनपद सहारनपुर की तहसील बेहट इलाके की शिवालिक पहाड़ियों के बीच स्थित सिद्धपीठ मां शाकंभरी देवी मंदिर में इन दिनों शारदीय नवरात्र के अवसर पर विशाल मेला लगा है। बता दें कि मां शाकंभरी देवी के दर्शनों को हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान सहित उत्तर भारत के कई राज्यों से हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन यहां पहुंच रहे हैं और मां के जयकारों के साथ घंटों लंबी लंबी लाइनों में लगकर मां भवानी के दरबार तक पहुंचकर शीश नवाकर मन्नतें मांग रहे हैं। श्रद्धालु जहां निजी वाहनों से मां के दर्शनों को पहुंच रहे हैं तो काफी संख्या में भक्त पदयात्रा कर और लेट लेट कर भी मां के भवन में हाजिरी लगाने आ रहे हैं। मेरा नाम प्रमोद है सर। कहाँ से आए आप? हम लोग रुड़की से आए हैं, लेकिन हर साल आते हैं यहाँ पे माता के दर्शन करने के लिए। लेकिन यहाँ की जो DM सर और SSP सर है, उन्होंने काफ़ी अच्छी व्यवस्था की है। टॉयलेट की, पानी पीने की व्यवस्था की गई है और ADM सर का हम बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं सर। क्या कहना चाहेंगे प्रशासन को? प्रशासन को यही कहना चाहेंगे कि वो जो ऐसी व्यवस्था इस बार की है कि वो हर साल ऐसी व्यवस्था बनाए रखे। भाई बहुत ही अच्छी सुविधा, भाई श्रद्धालु को मतलब किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। पानी की हर 10 मिनट पर सुविधा है। और जी जो मतलब श्रद्धालु है अपने बड़ी यात्रा कर रहे हैं उनके लिए अच्छी मैट की सुविधा है। इस साल कई साल से आप दर्शन करने के लिए, क्या आपको लगा इस बार? इस साल एक तो सबसे बड़ी मेन बात है पानी की बहुत अच्छी सुविधा। श्रद्धालुओं को कुछ भी पानी की मतलब कुछ भी कमी नहीं है। हर 10 मिनट में पानी मिलेगा, हर 10 मिनट पे। और मैट की बहुत अच्छी सुविधा। यहाँ के DM को, यहाँ के प्रशासन को क्या कहना चाहिए? बस उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी सुविधा करी उन्होंने श्रद्धालुओं के लिए। प्रशासन अच्छा है, मतलब चप्पे चप्पे पे और जनता को सपोर्ट करे, कुछ भी कमी नहीं आने देते। मतलब योगी जी बार-बार भ्रमण कर रहे हैं यहाँ के सौंदर्यीकरण से लेके क्या? योगी जी की सरकार काफी अच्छी है, बहुत ही अच्छी। आगे भी उन्हीं का नंबर आएगा, ऐसी बात नहीं। जैसे उनके काम है, मतलब श्रद्धालुओं को बड़े ही उससे देखे हैं हमें। कहीं मतलब हरिद्वार में हो, शाकुंभर हो, कोई सा धाम हो, कुछ भी कमी नहीं आने देते। क्या कहेंगे योगी जी को? भाई योगी जी बहुत अच्छे हैं, मतलब बड़ा ही ध्यान रखे। मैं ना 3-4 साल से आ रहा हूँ यहाँ पे, और ये जो मैट वाली सुविधा है ये अब की बार बड़ी बेस्ट सुविधा है, पहले नहीं रहती थी। और यहाँ पे पानी की भी व्यवस्था अब की बार पॉइंट पे बना रखी है, पहले इतनी नहीं थी। अब की बार DM साहब ने अच्छी व्यवस्था करी है और मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ उनका बहुत बहुत कि, और ये भी कहना चाहते हैं कि हर बार ऐसे ही सुविधा रहे। आपको बता दें कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर स्थानीय स्तर से लेकर जिला स्तर तक के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी
दिन रात एक किए हुए हैं। मेला मजिस्ट्रेट व एसडीएम बेहट मानवेंद्र सिंह ने बताया कि मेले में श्रद्धालुओं के लिए करीब 15 स्वच्छ पानी के टैंकर, 150 मोबाइल टॉयलेट, सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए करीब 120 सफाई कर्मचारी लगाए गए हैं। मेला परिसर में स्वास्थ्य केंद्र भी बनाया गया है ताकि किसी भी श्रद्धालु की आकस्मिक तबीयत खराब होने की स्थिति में उसे प्राथमिक उपचार दिया जा सके और गंभीर स्थिति होने पर मरीज को ले जाने के लिए एम्बुलेंस भी 24 घंटे तैनात है। बता दें कि किसी भी अचानक अग्निकांड से निपटने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी और अचानक बाढ़ आने की स्थिति से निपटने के लिए एसडीआरएफ की टीम और फ्लड पीएसी तैनात है। अचानक आने वाली बाढ़ की सूचना के लिए 1.5 किलोमीटर दूर पहाड़ियों ने रक्तदांतिक मंदिर पर सायरन सिस्टम और उससे ऊपर करीब 6 किलोमीटर दूर भी बाढ़ की सूचना देने की व्यवस्था की गई है। मेले में 4 एसडीएम, 4 सीओ, 36 सेक्टर मजिस्ट्रेट और करीब 300 पुलिसकर्मी तैनात हैं। वहीं मेला परिसर में पहली बार लेट कर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मैट बिछवाए गए हैं, जिससे श्रद्धालु गदगद नजर आ रहे हैं। प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद अदा करते नजर आए। उधर मंदिर व्यवस्थापक आदित्य प्रताप राणा द्वारा मंदिर के अंदर की सभी व्यवस्थाएं बेहतर तरीके से कराई जा रही हैं ताकि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो। शिवालिक पहाड़ियों में स्थित सिद्धपीठ मां शाकुंभरी देवी में इन दिनों शारदीय नवरात्र के मौके पर विशाल मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद है सिद्धपीठ मां शाकुंभरी देवी परिक्षेत्र में बनाई गई मेला कोतवाली में, जहां आप देख सकते हैं कि जो प्रशासन और पुलिस के तमाम अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, लगातार मेले पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। यहाँ मौजूद है हमारे साथ सहारनपुर के एडीएम प्रशासन संतोष बहादुर सिंह जी, हम उनसे बात करेंगे। सर स्वागत है सर आपका के न्यूज़ में। सर शाकुंभरी मेला चल रहा है, किस तरह की व्यवस्था की गई है? इस मेला को शांतिपूर्ण और सकुशल ढंग से पूर्ण कराए जाने के लिए यहाँ पर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन की तरफ से यहाँ पे राउंड द क्लॉक ये सेक्टर में बांटा गया है और सेक्टर वाइज ही सेक्टर मजिस्ट्रेट की ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। इसके अलावा भी एक बाहर से राउंड द क्लॉक 4 मजिस्ट्रेट भी लगाए गए हैं और सबसे बढ़ करके कि जो स्थानीय एसडीएम बेहट हैं उनको मेला का प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा जो है कि श्रद्धालुओं को कोई आने जाने में दिक्कत ना हो, पूरी तरह से बैरिकेडिंग कराई गई है और यहाँ पे सैनिटेशन की व्यापक व्यवस्था की गई है कि जो श्रद्धालु आते हैं खाते पीते हैं तो कहीं पर कोई दिक्कत ना हो, उनके लिए बड़ी संख्या में मोबाइल टॉयलेट है, पानी के टैंकर लगाए गए हैं और करीब 120 के आसपास सफाई कर्मी भी लगे हुए हैं कि जैसे ही कहीं कोई इस तरह के उनके द्वारा यूज किया जाता हो तो उसे उठा करके वो उसका अच्छी तरह से डिस्पोजल कर सकें। इसके अलावा श्रद्धालुओं को अगर कोई आता है तो उनकी तबीयत अगर खराब हो उससे बचाव के लिए यहाँ पे मेडिकल टीम भी तैनात की गई है। सर मेला कब से शुरू हुआ है, कब तक जो है मेला चलेगा? ये शारदीय नवरात्र का मेला होता है जो शाकुंभरी देवी मंदिर पर हर साल लगता है। ये इस साल 2025 में 22 सितंबर से प्रारंभ हुआ है, ये 7 अक्टूबर तक चलेगा। सर मेले को लेकर जो श्रद्धालु दूर दराज से आ रहे हैं तो क्या कुछ खास व्यवस्था है उनके लिए? यहाँ पर हम लोगों ने जो विशेष व्यवस्थाएं की हैं, जैसा कि अभी एडीएम सर ने आपको बताया कि हमने बैरिकेडिंग वगैरह कराई हुई है जिससे कि एक लाइन में सही तरीके से लोग दर्शन कर सके। इसके साथ ही हमने करीब 150 के करीब हमने टॉयलेट्स की व्यवस्था कराई है और 15 करीब पानी के टैंकर्स हैं जिनकी हमने पीने के लिए व्यवस्था कराई है और हमारी करीब यहाँ पर 4-5 पार्किंग्स भी हैं और हमने 10 हेक्टेयर के करीब जमीन चिन्हित की थी इस पार्किंग के लिए, जिससे कि पार्किंग में किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो और ना ट्रैफिक की असुविधा। बिल्कुल ये थे एसडीएम बेहट जो मेला मजिस्ट्रेट में है। और पहले भूरा देव के दर्शन करने होते हैं। इसे किंवदंती है कि भूरा देव के दर्शन किए बिना मां शाकंभरी देवी का दर्शन अधूरा माना जाता है। इसके बाद भी मां शाकंभरी देवी के दर्शन करने के बाद भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। के न्यूज़ के लिए सहारनपुर से शेख परवेज आलम की खास रिपोर्ट। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।